हाय फ्रेंड्स। सॉरी मैं थोड़ा लेट हो गया आप लोगों को अपना पॉडकास्ट देने के लिए। बट एक्चुअली बहुत सारे काम थे, कॉल्स कुछ अटेंड करने थे। अब मुझे थोड़ा सा समय मिला है, तो अब हम बात करेंगे CAA के बारे में। देखिए, सबसे पहले CAA का फुल फॉर्म बता देता हूँ। दिस इज़ सिटीज़नशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। 2019 में ये लोअर कोर्ट, अपर कोर्ट, हायर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, तीनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक गैजेट नोटिफिकेशन निकलता है जिसमें कि कोई भी, यानी हम भारत राजपत्र बोल सकते हैं, कोई भी कानून जो है उसे संविधान में इंक्लूड करने के लिए कुछ प्रावधान के साथ सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में, लीगल टर्म्स में प्रकाशित किया जाता है। अब इसमें ऐसा है कि जो बताया गया है CAA में, उसमें बहुत सारी लोगों में भ्रांतियाँ हैं, भ्रम है, मिसकंसेप्शंस है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो CAA के पहले पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली सिटीज़नशिप होती क्या है और ये एक्ट की ज़रूरत क्या है। देखिए, मैं एक इंडियन हूँ, मैं यहीं पे पैदा हुआ, बड़ा हुआ, मैंने पढ़ाई की, मैं आज टीचिंग का काम कर रहा हूँ, मेरी शादी यहीं हुई, मेरा बेटा भी यहीं हुआ। सेम अप्लाइड फॉर माई फादर। अब हम ये समझते हैं कि लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें मुसलमानों के साथ भेदभाव किया जा रहा है या मुस्लिम्स के साथ पक्षपात हो रहा है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ये जो आपको नेता लोग जो बताते हैं ना, ये आधा अधूरा सच है। और जब आधा अधूरा सच किसी को बताया जाता है तो वो झूठ कहलाता है। तो पूरा सच मैं आपको आज बताता हूँ। सबसे पहली बात, सिटीजनशिप का मतलब होता है किसी देश की, आपको जब सिटीजनशिप मिलती है तो आपको पूरे अधिकार मिलते हैं। जैसे आप वहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस बना सकते हैं, पैन कार्ड बना सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स, शेयर मार्केट, मेडिकल फैसिलिटीज़, देन कार ख़रीदना, घर ख़रीदना, बच्चों की अच्छी पढ़ाई, बच्चों के स्कॉलरशिप्स, ये सब चीज़ें आपको मिलती है। जब इलीगली हम किसी कंट्री में आते हैं तो हम कहलाते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स। हमारे पास ये मूलभूत अधिकार नहीं होते। थोड़े बहुत हम पैसे कमाते हैं, किसी ज़रिए से हम अपने घर वालों तक भेजते हैं। मगर मान के चलिए, अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आप किसी अस्पताल में जाके अपना इलाज नहीं करवा सकते, क्योंकि ना आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस रहता है, ना आपके पास उतने पैसे होते। आप तो छुप के रह रहे। ऐसे ही बहुत सारे लोग बिहार में और वेस्ट बंगाल में बांग्लादेश की बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं। अब मैं ये नहीं बोलता कि हर इमिग्रेंट जो है वो बुरा है। कुछ मजबूरी में आते हैं, उनके इधर जॉब्स नहीं मिलती, उनको कठिनाइयाँ रहती है, शोषण होता है, इसलिए वो हमारे देश की राह करते। ऐसे कुछ लोग पाकिस्तान से भी आते हैं, कुछ लोग अफ़गानिस्तान से भी आते हैं। नेपाल की बात तो अब छोड़ ही दीजिए, नेपाल और हमारे बीच में तो हम खुली बॉर्डर्स है, कोई भी आ जा सकता है। श्रीलंका जो है, वहाँ पे वीज़ा लगता है आने जाने के लिए। श्रीलंका में भी हमने कुछ तमिल्स जो थे उनको हमने आश्रय दिया था जब जाफना के ऊपर LTTE ने हमला किया था। हमारे स्वर्गवासी प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जब हमारे यहाँ से इंडियन फोर्सेस को भेजे थे। तो अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे एक क्लॉज दिया हुआ है जिसमें कि हिंदू, सिख, क्रिश्चियंस, पारसीज, बुद्धिस्ट and other minorities can adapt CAA and can naturalize in Indian citizenship। अब बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि इसमें मुसलमानों से पक्षपात क्यों। देखिए, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। मैंने 3 कंट्रीज़ के नाम लिए हैं जिन पे CAA एप्लीकेबल इंडिया कर रहा है। देखो, इंडिया हर कंट्री के लिए नहीं कर रहा। कोई बाहर से बोलेगा कि मुझे आके बस रह जाना है यूरोपियन कंट्रीज से, तो उसके पीछे एक वैलिड रीज़न होना चाहिए। इफ़ यू आर नॉट हैविंग अ वैलिड रीज़न, हाउ कुड द कंट्री अडेप्ट यू। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे मुस्लिम यानी इस्लाम मानने वाले
ज़्यादा है, तो हम इनको मेजॉरिटी बोलेंगे वहाँ पे। और अगर कोई हमारे हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी वहाँ पे रहते हैं तो हम उन्हें माइनॉरिटी बोलेंगे। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइड समझते हैं। मैं अमेरिका जाता हूँ, अमेरिका में मैक्सिमम लोग जो है वो क्रिश्चियंस है, तो मैं एक हिंदू हूँ तो वहाँ पे मैं क्या कहलाऊँगा? मेजॉरिटी कहलाऊँगा कि माइनॉरिटी? ऑब्वियसली मैं माइनॉरिटी कहलाऊँगा। इंडिया में मैं मेजॉरिटी कहलाता हूँ। तो हम इस तरीके से इसको समझ रहे हैं, हम उनके लिए रास्ते खोल रहे हैं जो अपने देश में, जो दूसरे देश में रह रहे हैं, इन 3 देशों में, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तकलीफ़ में हैं, शोषित है, खाने के लिए 2 टाइम रोटी नहीं है, जॉब्स नहीं है, बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई नहीं है, मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। वो हमारे देश में आके रह सकते हैं, और अगर वो ऑलरेडी रह रहे हैं तो उसको लीगलाइज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट इस रेगुलेशन को ला कैसे रही है, बल्कि पार्लियामेंट का भी कोई सेशन चल नहीं रहा है। देखो, इस रेगुलेशन को ना 2019 में पास करवा लिया गया था, और उसके बाद उसको रेगुलराइज़ नहीं किया गया। अब उसे लाया जा रहा है, तो लाने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है। होम मिनिस्ट्री को एक सर्कुलर यानी एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है। वो नोटिफिकेशन वो सारी सरकारों को, सारे स्टेट्स को दे देंगी और ये लागू हो जाएगा। हाँ, अभी भी कई लोगों के लिए रास्ते खुले हैं। वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, पब्लिक लिटिगेशन लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा संविधान सबको अधिकार देता है अपनी बात बोलने का। हमारा देश ना उस किताब से चलता है जिसको संविधान बोलते हैं। कुछ लोग इस किताब के नियम को नहीं मानते, मगर देश संविधान से ही चलता है। और एक टीचर होने के नाते मेरा संविधान में अटूट विश्वास है। तो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस में इसके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताता हूँ जो आपको समझ में आएंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ा एक्ट है और आप में से बहुत सारे लोग लॉयर्स नहीं हैं। इवन मैं भी लॉयर नहीं हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ। बट पढ़ने का अगर आपको शौक़ है तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। पहला पॉइंट, दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019. It shall come into force on such date of the central government, may be by notification in the official gazette appointment. छोटा सा नोटिफिकेशन, रातों रात ये एक्ट लागू हो जाएगा। अब इसमें कुछ पार्टीज़ को बड़ी तकलीफ़ होंगी जो वेस्ट बंगाल या फिर बिहार साइड में है, जिन्होंने इलीगली इन इमिग्रेंट्स के इंडियन डॉक्यूमेंट्स बना दिए, क्योंकि जब वो वेरीफाई होगी तो इस बात फट से फट पता चल जाएगी किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। वो एक सेपरेट पार्ट है, उन पे क्या लीगल कार्रवाई होगी वो तो हमारे लॉज में लिखे हुए हैं। आप इंटरेस्टेड है तो संविधान के सेक्शंस पढ़ सकते हैं, क्लॉजेस पढ़ सकते हैं, नॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं अपना। सेकेंड पॉइंट, प्रोवाइडेड दैट एनी पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज or Christian community from Afghanistan, Bangladesh or Pakistan who entered into India on or before the 31st day of December 2014 and who has been exempted by the central government or by under clauses of C, subsection 2 and section 3 of the Passport Entry India Act 1920. This application for the 1946 Act of any rule or order made therefore shall illegal immigrant for the purpose of this act. अब देखो, 2014 के पहले या 2014 तक जो लोग आए हैं उनके लिए एक्ट लागू होता है। ठीक है, बेचारे बिना पासपोर्ट के आए, कोई मजबूरी से आए होंगे परिवार के साथ, अब इतने सालों से रह रहे, या फिर शादी भी हो गई होंगी, बच्चे भी हो गए, भगा तो नहीं सकते। बट उनका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा और उन्हें जाना पड़ेगा डेजिग्नेटेड ऑफिसर के पास CAA में अपने आप को रजिस्टर करने के लिए, जो कि बहुत इजी स्टेप रहेगा। दैट विल नॉट कॉस्ट एनीथिंग। आपको जिस कंट्री से आप आए हो, कोई ना कोई डॉक्यूमेंट तो आपके पास होगा उस कंट्री का,
उसे आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। Subject to the fulfillment of the conditions specified in the section qualification of naturalization under the provision of the third schedule, the person granted the certificate of registration, उसे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, वो इंडियन सिटीजन कहलाएगा। सारी मूलभूत सुविधाएं उसको मिलेगी, कोई सुविधाओं से वो वंचित नहीं रहेगा। Provided further that the person who makes the applications for citizenship under this section shall be deprived on his rights and privileges. अगर आप कोई लीगल एक्टिविटी करके वहाँ से आए हो तो आपको सिटीजनशिप नहीं मिलेगी, या आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी कंट्री में ही फ्रॉड बनाए गए हैं तो भी आपको नहीं मिलेगी। ये तो वही बात हो गई ना, हमारे यहाँ से विजय माल्या इंडिया वालों को दारू बेचते बेचते और किंगफिशर में उड़ाते उड़ाते पैसा लेके भाग गया और 1 लाख पाउंड देकर यूके में सिटीजनशिप खरीद लिया। देखो दूसरी कंट्रीज ना सिटीजनशिप बेचती है, हम इंडिया वाले हम नहीं बेचते, हम लोगों को गोद लेते, अडेप्ट करते, बट वो भी लीगल वे में। आप किसी अडेप्शन सेंटर जाइए, किसी बच्चे को आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो आप सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करते हैं, वैसे ही आपको बच्चा हाथ में नहीं दे देते, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स सही बताने पड़ते, वेरीफाई होते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, अकाउंट चेक होता है आपका, तब कहीं जाके एक बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दी जाती है। ओवरसीज सिटीजनशिप एक्ट इसमें भी लागू होता है। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर कोई दूसरी कंट्री में पैदा हुआ है, उसके माँ बाप हिंदुस्तानी थे जो हिंदुस्तान से वहाँ जाके सेटल हुए, तो वो पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है, वो भी चाहे तो इंडिया आ सकता है CAA के एक्ट में, बट उसे अपनी वहाँ की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी, वो ड्यूल सिटीजनशिप नहीं रख सकता है। अब ये जो एक्ट्स है ये इसलिए लागू होते हैं क्योंकि ये सिंप्लीफाई करते हैं किसी की एंट्री हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर हमारे देश में। प्रोवाइडेड दैट नो ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी पास्ड अनलेस द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर हैज़ बीन गिवन अ रीजनल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। ऐसा नहीं कि आप इतने साल तक वहाँ रहे, बच्चे पैदा कर लिए, फिर आपको इच्छा हो गई अचानक, नहीं यार अब इंडिया चलते हैं, तो आप इंडिया वापस आओगे ना, आप नॉन रेजिडेंस इंडियन कहलाओगे या पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कहलाओगे। अगर आपको प्रॉपरली यहाँ की सिटीजनशिप चाहिए तो यू हैव टू कैंसिल योर सिटीजनशिप वेयर यू बिलोंग एंड यू हैव टू रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल नेचुरल प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग फॉर इंडियन सिटीजनशिप अंडर CAA एक्ट। The conditions, restrictions and manners for granting certificate of registration of the certificate of naturalization under section 1 of 6B। सर्टिफिकेट मिलने का अर्थ ये नहीं होता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको हिंदुस्तान के संविधान के हिसाब से चलना पड़ेगा। अब आपके देश का क्या संविधान था पुराना जहाँ पे आप रहते थे, वो संविधान नहीं, इस देश का संविधान चलेगा, इस देश के संविधान पे आपको चलना है। प्रोवाइडेड दैट द पर्सन बिलोंगिंग टू हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, इराक, जैनीज, पारसीज or Christian community in Afghanistan, Bangladesh and Pakistan, the aggregate period of residence or service of government in India required under this clause shall be read as not less than 5 years in place or not less than 11 years। ये clause बहुत important clause है, 11 years और 5 years का। ये चेक करेगा एक इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को कि उसने अपने देश और हमारे देश में कितने कितने साल के हिसाब से काम किया। ये क्लॉज उसको या तो CAA में एंट्री दिलाएगा या तो उसको डिपोर्ट कराएगा। तो बात आ जाते हैं अभी जो चल रहा है, क्या हो गया, एक इंटरेस्टिंग किस्सा बताता हूँ जो मेरे साथ 2 दिन पहले हुआ, जिसके कारण मुझे CAA के ऊपर ये पॉडकास्ट बनाने का मतलब एक इच्छा हुई। मैं चाय पी रहा था, तो मैं एक जगह चाय पीता हूँ, थोड़ा दिन में ब्रेक लेता हूँ, तो वो मेरा परमानेंट एक जगह है जहाँ पे मैं चाय पीता हूँ। बहुत अच्छी चाय बनाता है, ब्लैक टी बहुत अच्छी बनाता है, नींबू वगैरह डाल के। तो जब मैं बैठा था वहाँ पे एक बंदा आया, उसने बोले ये CAA सही नहीं है। चाय वाला मुझे जानता है, चाय वाला बोला उसे आपको समझना है ना CAA, काम करो, ये नायडू सर बैठे इनसे पूछो। बोले इनसे क्यों पूछो, ये लॉयर है क्या? बोले नहीं, बोले ये टीचर है, ये आपके ना दिमाग के अंदर जो भी चीज़ चल रही है ना उसका सलूशन आपको दे देंगे। मैंने बोला कहाँ फंसा रहा है भाई,
मैं चाय पीने आया रिलैक्स करने, तू मुझे सीए में उलझा रहा है। बोले नहीं ना सर, बात करो उससे, वो रोज़ आके ऐसी उटपटांग बातें बोलता है। मैंने उसको पूछा आप सीए के अगेंस्ट क्यों हो? बोले अब कोई मेरे से पूछेगा बोले कि मेरे वालिद कहाँ पैदा हुए थे, मैं कैसे बताऊँगा? मैंने बोला सर एक बात बताओ, मेरा एक सवाल है, छोटे थे तो अपने वालिद की गोद में तो खेले होंगे? हाँ बोले खेला। तो आपके वालिद आपको कहानी सुनाते होंगे ना, हम यहाँ से आए थे, तुम्हारे दादाजी यहाँ काम करते थे। देखो हर घर में ना जो बाप होता है ना, वो अपने बच्चे को अपनी हिस्ट्री ज़रूर बताता है, या उसकी जो माँ होती है ना वो हिस्ट्री ज़रूर बताती है। आप मुझे ये रीज़न नहीं दे सकते कि आपको ये नहीं मालूम कि आपके वालिद आए कहाँ से थे, कहाँ पैदा हुए थे। मैं आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहा हूँ, मैं आपसे रीज़न मांग रहा हूँ। यानी मैं आपसे अर्थ मांग रहा हूँ आपकी बात का, कि आप बोल रहे हो कि आप हमारे देश में रहना चाहते हो लीगली। ऐसा कोई बेटा नहीं है जिसको अपने बाप का अस्तित्व नहीं मालूम है। हर बेटे को अपने बाप का अस्तित्व, अपना पास्ट, अपने साथ बिताया हुआ प्रेजेंट और अपने साथ बिताने वाला फ्यूचर अच्छे से मालूम होता है। आप ये जो रीज़न दे रहे हैं, ये रीज़न सही नहीं है। आप अपने वालिद की एक प्रकार से तौहीन यानी बेइज्जती कर रहे हो, ये बोल के कि आप ये नहीं जानते कि वो आपके वालिद आए कहाँ से थे। अगर आपके वालिद ने आपको नहीं बताया था तो क्या आपकी अम्मी ने नहीं बताए थे आपको? क्या आपकी अम्मी ने ऐसी हवा में आग बंद करके आपके वालिद से शादी कर ली थी? ऐसे ही निकाह पढ़ लिया था आपने? वो बंदा चुप हो गया, बोलता हाँ सर सही बात बोल रहे हो आप, मेरे वालिद को नहीं तो मेरी अम्मी को तो मालूम होगा। बोला दोनों में से कौन जिंदा है? बोले वालिद साहब तो बोले 10 साल पहले गुजर गए। मैंने बोला भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अम्मी है आपकी? बोले हाँ भाई अम्मी है सर, बोले मेरी। बोला अम्मी से पूछो। आप बोल रहे हो मुझे आप बांग्लादेश से आए हो, कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं हिंदू हूँ आप मुसलमान हो, धर्म आपस में बांटता नहीं है, धर्म आपस में जोड़ता है। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, मेरे अंग में भी 206 हड्डी है, आपके अंग में भी 206 हड्डी है, मेरे अंग में भी 8 लीटर खून है, आपके अंग में भी 8 लीटर खून है। आप भी दाल चावल खाते, मैं भी दाल चावल खाता हूँ। मैंने भी मेरे बच्चे वही प्रोसेस से पैदा किए जिस प्रोसेस से आपने पैदा किए। और प्रोसेस मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बोला वो आप जानते हो। तो फिर हम दोनों से अगर ये पूछा जाए कि हमारे वालिद कहाँ से थे, कहाँ पैदा हुए, हम ये बात कैसे नहीं बता सकते? क्या यही बात हमारे बच्चों से पूछेंगे तो क्या हमारे बच्चे नहीं बता पाएंगे? आपके बच्चे से आज स्कूल में पूछता है आपके वालिद क्या करते हैं, फादर क्या करते हैं, आपका बच्चा उठ के बताता है कि नहीं बताता है? हाँ बोले वो तो रट पूरा फटाफट बता देता है। बोला फिर आप क्यों नहीं फटाफट बता पा रहे हो? तो सर सोचो भैया, मैंने बोला। और मैं वहाँ से उठ के चला गया। मैं जब दूसरे दिन आया, ये 2 दिन पहले की बात है, मैं जब आज आया तो मेरे को वो चाय वाला बोलता है, बोला क्या हुआ तुम्हारा वो सीए वाला आया क्या था क्या? बोले सर वो आया था, वो आपको पूछ रहा था, वो अपने साथ डॉक्यूमेंट लाया था दिखाने के लिए। बोला भाई यार मैं कोई ऑफिसर थोड़ी हूँ यार, उसको बोलो ज़िला परिषद जाए, वहाँ पे जाके प्रॉपर इंक्वायरी करे, वहाँ पे उसको ज़रूर मदद मिलेगी। तो मैं आप लोगों को ये समझाना चाहता हूँ, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, इस देश में सीएए के द्वारा किसी की भी सिटीजनशिप कहीं नहीं जा रही। जिनके पास नहीं है उन्हें मिलने जा रही है। तो नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस हम पे लागू नहीं होता। और हमारे जितने भी मुसलमान भाई हैं, 28 से 29 करोड़ से ऊपर है हमारे यहाँ। ये देश उन्हीं का है और उन्हीं का रहेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक थाली में बैठ के खाना खाएंगे। ये तो उन लोगों के लिए है जिनके बारे में मैंने आपको शुरुआत में डिटेल में समझाया, किस कंडीशन से। इसलिए सुनी सुनाई बातों पे
नेताओं के आधे अधूरे ज्ञान पे भरोसा ना करें। मैं इस वीडियो के अंत में इस PDF का आपको स्नैपशॉट भेज रहा हूँ। हाँ, अगर आपको रीड करना है आप मुझसे पर्सनली इसका लिंक मांग सकते हैं, बट पढ़े लिखे लोग जैसा हमें बिहेव करना है। हम सब इस देश के बच्चे हैं, किसी भी जाति, किसी भी धर्म, कोई भी संप्रदाय के हो, सबको मिलकर साथ में रहना है और साथ में ही एक ही थाली में खाना भी खाना है, दुख भी एक साथ झेलना है, सुख भी एक साथ बीतना है, एक दूसरे की बच्चों की शादी में भी शरीक होना है। इसी के साथ मैं इस CAA के चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। इसमें और कोई फर्दर एडवांसमेंट्स आएंगे रिलेटेड टू माइनॉरिटीज़ और सेक्शनल माइनॉरिटीज़ और डिफरेंशियल माइनॉरिटीज़, मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। विद दिस थॉट, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड आई विश हम सब इंडियंस हैं, थे और हमेशा रहेंगे एक साथ, एक सूत्र में। गुड नाइट।